हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विक्रांत को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार होता है जिसका नाम ईश्वरी होता है। विक्रांत जब ईश्वरी से शादी करके घर आता है तभी वड़कम सासू माँ, वड़कम ससुर जी, मैं ईश्वरी आपके बहू। माँ पापा ये ईश्वरी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और अब हम जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। अय्या विक्रम तुम भी ना कितना तारीफ करता है जी तुम मेरा। लेकिन ईश्वरी को देखकर विक्रांत के माता पिता सुनंदा और ब्रिजमोहन एकदम से चौंक जाते हैं। हे भगवान, अरे तू ये कहां से उठा लाया मद्रासन? ये सब का है विक्रांत बेटवा, हमका कुछ बताओगे या यूं ही चुप रहने का इरादा है? क्या बताएगा ये विक्रम आपको? मैं बताता जी। एक्चुअली मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता जी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा लव भी करता जी। तो इसलिए हमने सोचा शादी कर लेता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अब शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है जी। अयो, इतना टाइम तक हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाएगा जी। और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सुनंदा अपना सर पकड़ लेती है। ब्रिजमोहन और सुनंदा को तो अब ना चाहते हुए भी ईश्वरी को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। अगली सुबह अपनी पहली रसोई में ईश्वरी ढेर सारा इडली, डोसा, मेदू वड़ा और सांबर बनाती है, जो कि पहली बार तो सुनंदा और ब्रिजमोहन खा लेते हैं। लेकिन जब ईश्वरी रोजाना ही नाश्ते में इडली डोसा बनाने लगती है तभी सुनंदा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कलमोही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? हाँ, अरे रोज सुबह ये इडली डोसा और वड़ा खा खा कर तो मैं पागल ही हो गई हूँ। कुछ अलग नहीं बनाना आता क्या तुझे? आलू के पराठे, भोपाली पोहे, कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी, अरे न जाने कितने सारे व्यंजन हैं जो सुबह नाश्ते में खाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो वही हमारे मुंह में इडली डोसा ही ठूसना है। हाँ, आइए सासू माँ, मुझको माफ कर दो जी। मैं अभी आइंदा से ध्यान रखूंगी जी, ठीक है? कौनो बात नहीं ईश्वरी बहुरिया, ठीक बा ठीक बा। और सुनंदा जी, ई इडली डोसा माँ भी कौनो बुराई नहीं, हमका तो ई भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, आपको तो बस चस्का लग जाता है किसी भी चीज का। बेशर्म तो हैं ही आप। ईश्वरी अब अपने ससुराल में साउथ इंडियन खाना छोड़कर देसी खाना बनाने लगती हैं। वो फोन में देख देख कर पनीर की सब्जी बनाने की कोशिश करती है। ए वेंकटेश्वरा, मुझे बचा लो, मेरा मदद करो, वरना मेरा सासू माँ मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बचा लो जी, अरे बचा लो। ईश्वरी जैसे तैसे खाना बनाती है, लेकिन जली हुई रोटियां और काले रंग की दाल देखकर ब्रिजमोहन, सुनंदा और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। ये लो जी, मेरा स्पेशल देसी फूड। अरे दादा, ई सब का है? जली हुई रोटियां, काले रंग की दाल, ई का खाई के बाद तो हमका एम्बुलेंस बुलाई के पड़ी। अरे बेवकूफ अकल की अंधी, ये ऐसा खाना तेरी अम्मा ने बनाया था या तेरे अप्पा ने बनाया था? सासू माँ, मेरे अम्मा अप्पा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है जी। तो फिर तू हमें कुछ भी दे देगी क्या? निगौड़ी कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल जा इस घर से, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है ये कमीना तुझे। हाँ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि ईश्वरी ने गलती की खाना बनाने में, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था ना। इससे पहले उसने कभी भी देसी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनाया था। ईश्वरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी विक्रांत उसे मनाने के लिए कमरे में आ जाता है। ईश्वरी, ईश्वरी मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? ये माँ और पापा ऐसे ही हैं, इन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम प्लीज मन उदास मत करो। हाँ विक्रांत। फिर एक रोज सुनंदा देखती है कि विक्रांत और ईश्वरी दोनों ही साउथ इंडियन कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ईश्वरी ने साउथ इंडियन साड़ी पहनी होती है और विक्रांत ने लुंगी पहनी होती है। हाय, ये सब क्या नौटंकी है विक्रांत? ये तो बिहारी से मद्रासी का बन गया, और तू
तूने आखिरकार मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना ही लिया ना। अय्या सासू माँ, आपको क्या बात बात पर हाइपर होने की बीमारी है क्या जी? हैं? मेरा कजन वैजंती का शादी है, इसीलिए मैं और विक्रांत दोनों ही जा रहे हैं शादी में। हाँ माँ, ईश्वरी ने ही मुझे साउथ इंडियन की तरह से तैयार होने को कहा एंड इट्स ओके, उसमें क्या इतना। अब वो अगर मेरे लिए साउथ इंडियन से बनारसी कपड़े पहन सकती है तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिटवा, जा जौन मर्जी हूँ कर। हमरा तो तोरे ऊपर कौनो हक बचा ही नहीं है। अपन माई बापू को तो तू शादी के बाद बिल्कुल पराया कर दिया है। विक्रांत और ईश्वरी साथ में घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत लुंगी में चल नहीं पाता, इसीलिए वो गिर जाता है। अय्या विक्रांत, तुम ठीक कहो ना जी? और पहनो ना लुंगी और करो अपनी लुगाई को सपोर्ट और प्यार। गधा है तू, गधा विक्रांत बेटा। कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेटा बेटा ना रहा। इस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। हाँ। सुनंदा हर रोज बेचारी ईश्वरी को खूब ताने कसती रहती है और उसे बहुत नफरत करती है। एक दिन बृजमोहन और विक्रांत दोनों की बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा? बृजमोहन जी, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर शाम के 6 बजे ही 12 बज गए हैं। कोई चिंता वाली बात है क्या? अय्यो विक्रांत, ससुर जी कुछ तो बोलो। टीवी सीरियल की तरह म्यूट मत रहो जी, सस्पेंस खोल दो जी। दरअसल हमारी नौकरी छूट गई है। क्या? क्या? हाँ माँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते वो अब बंद होने का फैसला ले चुकी हैं। पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन हमका तो बहुत ही दुख हो रहा है। इतने सारे खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे कौनो अता पता नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमका ये मुसीबत से भरी गाड़ी में बचाए सकत है। आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वेंकटेश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखो विक्रांत, हिम्मत रखो। दिन ब दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इन सब की टेंशन से सुनंदा की तबीयत पर असर पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमार बीबी उका कुछ नहीं होगा बा, बताओ ना डॉक्टर बाबू। सुनंदा जी को दिल की बीमारी हुई है, ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, हमें उन्हें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? एनी आइडिया? करीब 50 से 60 हजार रुपए। मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो होता तो लाखों लग जाते। जल्दी बताइएगा, क्या है आपका डिसीजन? विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी ईश्वरी बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरा सासू माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो, मैं आपको 3 से 4 दिन में पैसा लाकर दे देगी जी। ईश्वरी नुक्कड़ पर जाकर छोटा सा ढाबा खड़ा करती है और वहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस बेचना शुरू करती है, जैसे इडली, डोसा, सांबर, मेदू वड़ा, चटनी। और थोड़ी ही देर में उसके ढाबे पर कई सारे लोग आने लगते हैं। हाँ जी बोलो, इडली, डोसा, वड़ा, ऐसे साउथ इंडियन खाना कहीं भी नहीं खाया होगा। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आइए जी आइए, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम खाइए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट इडली है। और ये मसाला डोसा तो इतना अमेजिंग है कि मैं तो इसका दीवाना बन गया हूँ। ईश्वरी अच्छे पैसे कमाने लगती है। उसे दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा 25,000 का ऑर्डर भी मिल जाता है और इस तरह 4 से 5 दिन में ईश्वरी करीबन 55,000 रुपए कमा लेती है और अपनी सास सुनंदा के इलाज के लिए पैसे देती है। और ठीक होने के बाद सुनंदा ईश्वरी से माफी मांगते हुए कहती है, ईश्वरी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरी साउथ इंडियन बहू कितनी कमाल की है और तूने मेरी जान बचाई 5 दिन में अपने साउथ इंडियन ढाबे से। मैं सच में तेरी एहसानमंद हूँ।
आइए सासू माँ, रोना मत सासू माँ, आई हेट टीयर्स। इस तरह ईश्वरी की सास सुनंदा को ईश्वरी की कीमत समझ आती है। कुछ दिनों बाद बृजमोहन और विक्रांत को भी नौकरी लग जाती है और ईश्वरी भी अपने साउथ इंडियन ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है, जिससे उसकी खूब तरक्की भी होती है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? पांचों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम पांचों को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी 5 ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम 5 को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी 5 ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जागकर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख 5 ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो 5 जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें।
मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो। ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कल मोही करम चली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहाँ जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।